पूरे 100 रुपए किलो टमाटर हो गया। अब इतने महंगे टमाटर कहाँ से लाऊं? घर में सब्जी बनाने से अच्छा है बाहर की सब्जी मंगा लो। सब्जी तो देंगे ही देंगे, साथ में टमाटर डाल के देंगे। घर में टमाटर के साथ साथ और भी 10 चीज का खर्चा है। वाह, क्या आइडिया दिया है। 100 रुपए किलो टमाटर का सुन के आप तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे टमाटर टमाटर नहीं सोना बन गया है, सोना। आप एक काम करो, मुझे पैसे दे दो, मैं खुद ही बाजार जाकर टमाटर ले आऊंगी। अरे मैंने कहा ना 100 रुपए किलो टमाटर घर में नहीं आएंगे। कोई भी सब्जी बिना टमाटर के नहीं बनती। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? आपका काम नहीं है ना खाना बनाना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मैं तो बना दूंगी बिना टमाटर की सब्जी, आप ही बाद में मेरे खाने में 70 तरह की कमी निकालोगी। तो बिना टमाटर के खाना बनाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब समझ क्यों नहीं रहे हैं? बिना टमाटर के खाना ऐसा होता है जैसे बिना नमक के स्वाद। तुम ज्यादा चिड़चिड़ मत करो और जल्दी से खाना बनाओ, चलो। मीना कुछ नहीं कहती और रूम से निकलकर किचन की तरफ आने लगती है। मीना और आकाश की शादी को 1 महीना हो गया था और आज आकाश के दोस्त घर में खाने के लिए आ रहे थे, पर घर में टमाटर खत्म हो गए थे और टमाटर का भाव भी बढ़कर पूरे 100 रुपए किलो हो गया था। मीना किचन में आकर बर्तन पटकते हुए खुद से बोली, एक तो इतनी गर्मी में दोस्तों को खाने पे बुला लिया, ऊपर से टमाटर भी नहीं लाके दे रहे। खाना अच्छा नहीं बना तो इनके दोस्त तो मुझे बोलेंगे भाभी को खाना बनाना नहीं आता। वैसे भी मैंने तो होम साइंस लिया था, इतनी मेहनत की और तब जाकर खाना बनाना आया है। अब ऐसे बिना टमाटर की सब्जी उनको खिलाकर अपनी तौहीन तो नहीं करा सकती। अब ऐसा लगता है मुझे वही पैसे निकालने पड़ेंगे जो मैंने उनकी चोरी से सेविंग की थी। मीना ने अपने पर्स से पैसे निकाले और बाजार से जाकर 1 किलो टमाटर ले आई और किचन में जाकर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। मीना जैसे ही किचन से निकलकर रूम की तरफ जाने लगी तभी दरवाजे की बेल बजी। आकाश जी बोल रहे थे उनके दोस्त तो रात को खाने आने वाले हैं। अभी तो ठीक से शाम भी नहीं हुई, अभी से आ गए क्या वो लोग? मीना ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस की रिहाना खड़ी थी। भाभी क्या आपकी किचन में 2 टमाटर मिलेंगे? वो क्या ना बाजार गई थी तो लाना भूल गई। टमाटर? टमाटर भी कोई मांगने की चीज है? एक बार मांगने से पहले सोचा नहीं और सीधा मेरे घर चली आई। जरा सी शर्म नहीं है, कैसे कैसे लोग हैं ये। कुछ सोच रही हो क्या भाभी? कुछ नहीं, अंदर आओ। मीना के पीछे पीछे रिहाना भी किचन में आ गई। मीना ने 2 टमाटर रिहाना को दे दिए। रिहाना ने टमाटर ले लिए और खुशी खुशी अपने घर चली गई। उसके जाते ही मीना का गुस्सा फूट पड़ा। 100 रुपए किलो टमाटर है जिनको लेने महारानी आ गई। वैसे भी ये पैसे तो मेरी सेविंग के थे, और ज्यादा तो हो रहा है मुझे। मीना बड़बड़ाते हुए खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में आकाश के दोस्त भी आ गए। मीना ने खाना लगा दिया और सब खाना खाने लगे। खाना खाते समय सबने बहुत तारीफ भी की। भाभी खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, दिल कर रहा है बस खाता ही रहूं। हाँ भाभी, सौरभ ठीक कह रहा है ना, आजकल की लड़कियों पे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। बहुत खुश नसीब है आकाश जो उसको आप जैसे पत्नी मिले। और वैसे भी खाने का संबंध ना प्यार से होता है, जितना अच्छा खाना पकता है उतना ही पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। ये सुनकर आकाश भी मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर के बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। मीना जैसे ही काम निपटाकर अपने रूम में आई तो आकाश बड़ी ही अच्छे मूड से उसको देख रहा था। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे लगता था तुम खाना अच्छा बनाती हो, पर बिना टमाटर के खाना नहीं बना पाओगी। पर सच कहूं तो तुमने बिना टमाटर के भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। मेरे दोस्तों के सामने तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया। पता है, पिछले साल राज की शादी हुई थी, उसकी पत्नी को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था। सारे दोस्तों ने मिलकर उसका बहुत मजाक बनाया था, और आज देखो वही सब तुम्हारे हाथ के खाने की कितनी तारीफ करके गए। ओह, तो अब समझी इनकी मुस्कुराहट की वजह। इनको लगता है मैंने बिना टमाटर के खाना बनाया। पति के दोस्तों के साथ साथ अब पति की नजरों में भी इज्जत बढ़ गई मेरी। वैसे भी मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो इनकी नजरों में मेरी इज्जत हमेशा बढ़ती रहे। अगर मुझे टमाटर अपनी जेब से भी मंगवाने पड़े तो मैं मंगवा लूंगी। मैं बस उनकी नजरों में अपनी इज्जत देखना चाहती हूँ। रात हो गई। अगले दिन मीना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी रिहाना फिर से आ गई। क्या हुआ तुम इतनी सुबह सुबह? वो क्या है ना भाभी, कल मैंने आपको बताया था ना मार्केट गई थी पर टमाटर लाना भूल गई थी। उसके बाद रात हो गई, अब नाश्ता करके बाजार जाऊंगी तब टमाटर लेके आऊंगी। तब तक आप मुझे 2 टमाटर और दे दो ना। दूसरी बार रिहाना के मुंह से टमाटर का नाम सुनकर जैसे मीना के होश उड़ गए। वो तो कल ही इतना बड़बड़ाई थी टमाटर देने के बाद। मीना कुछ देर खामोश रही, तभी रिहाना ने फिर से कहा, दे दो ना भाभी। रिहाना के दूसरी बार कहने पे मजबूरी में मीना को उसको फिर से टमाटर देने पड़े। टमाटर लेकर रिहाना वहां से चली गई।
मीना को इतना गुस्सा आया कि वो रिहाना को घर से भगा दे, पर वो कुछ नहीं कर पाई। आखिर अभी अभी उनको मोहल्ले के अंदर अपने कदम भी तो जमाने थे। रिहाना अपने घर की तरफ जाते हुए सोचने लगी, नई पड़ोसन तो बहुत अच्छी है। मैं 2-2 बार टमाटर मांग कर लाई, पर उन्होंने मना नहीं किया। अगर सबकी पड़ोसी इतनी ही अच्छी हो तो चीजें लेन देन में आसानी होती है। और वैसे भी मेरी सास ने तो जब से टमाटर के भाव बढ़े हैं तब से टमाटर लेने ही छोड़ दिए हैं। बच्चे तो बिना टमाटर की सब्जी चखते तक नहीं। अब मुझे कोई और ही जुगाड़ लगाना होगा। 2 दिन बीत गए। रिहाना 2 दिन के बाद फिर से मीना के घर गई। भाभी, आज सच में टमाटर लेने बाजार गई थी, पर सारे टमाटर गले हुए थे तो मैंने नहीं लिए। अब आप इतने फ्रेश टमाटर लाती हो। वैसे टमाटर मुझे तो कहीं नहीं मिले। कल फिर से जाऊंगी, अच्छे टमाटर मिल ही जाएंगे। उसके बाद आपके घर टमाटर लेने नहीं आऊंगी। आप भी क्या सोचती होंगी, रोज रोज टमाटर लेने चली आती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब टमाटर ही गले हुए थे, इसमें तुम्हारी क्या गलती। गले हुए टमाटर भला कौन खरीदता है। वही तो। फिर क्या था, रिहाना हर रोज मीना के घर आती, उनसे टमाटर मांग कर ले जाती। मीना अब बिल्कुल परेशान हो गई थी। एक दिन मीना ने सोचा वो भी बदले में रिहाना से कुछ मांगेगी, तभी वो घर आना बंद करेगी। फिर क्या था, मीना भी छोटी सी कटोरी लेके रिहाना के घर चली गई। अरे भाभी, आज हमारे घर सब ठीक तो है ना। हाँ दीदी, वो क्या है ना, आज ये ऑफिस से आए तो आते ही खीर मांगने लगे। मैं इनके लिए खीर बना रही थी, तभी मुझे याद आया घर में ड्राई फ्रूट्स तो है नहीं। सोचा इतनी गर्मी में क्या बाजार जाऊं, तुमसे ही कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। आखिर 2 कटोरी खीर में ड्राई फ्रूट्स कितने ही डलते हैं। मीना की ये बात सुनकर रिहाना को तो जैसे अटैक आ गया। वो सोच भी नहीं सकती थी एक दिन मीना उससे ड्राई फ्रूट्स लेने आ सकती है। वो खुद ही रोज मीना से टमाटर ला ला कर खाना बना रही थी। अब मीना को मना करती भी तो कौन से मुंह से करती। भाभी आप बैठो, मैं अब भी ड्राई फ्रूट लेके आई। हाँ, रिहाना कुछ ही देर में कटोरी में ड्राई फ्रूट लेकर आ गई। मीना ने वो ड्राई फ्रूट्स लिए और अपने घर आ गई। उधर रिहाना को टकाने को तैयार था। मैं तो रोज 2 टमाटर भाभी से लाती थी, इन्होंने तो एक ही बार में टमाटर का सारा औसत निकाल लिया। मेरी सास को पता लग गया कि मैंने पड़ोस की भाभी को ड्राई फ्रूट्स दिए हैं तो मुझे घर से निकाल देंगी। अगर मीना भाभी कल को भी कुछ मांगने आ गई तो मेरा क्या होगा। अगले दिन मीना घर के बाहर पानी से छिड़काव कर रही थी, तभी वहां रिहाना आई। उसके हाथ में 2 बड़े टमाटरों की थैली थी। भाभी, आज टमाटर वाले के पास ना अच्छे टमाटर थे तो पूरे 2 किलो ले लिए। अब हफ्ते पर बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखकर मीना को बड़ी जोर से हंसी आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर कंट्रोल किया और मन में सोचने लगी, चलो अच्छा हुआ, मेरे एक बार के ड्राई फ्रूट्स मांगने से इसका मेरे घर रोज रोज टमाटर मांगने आना तो बंद हुआ। मुझे पहले से पता होता ऐसा होगा तो मैं अपने इतने सारे टमाटर भी बचा लेती। खैर, देर से आए पर दुरुस्त आए। उसके बाद रिहाना का टमाटर मांगने आना तो दूर, मीना को अब रिहाना घर से बाहर भी नहीं दिखाई देती। और ऐसे मीना के तेज दिमाग ने रिहाना जैसी लालची औरत की अकल ठिकाने लगा दी। लखनऊ के अलीगढ़ शहर में पांडे जी के घर में आज खास चहल पहल थी, और वो भी क्यों ना, घर में नई बहू जो आई थी। संजना का गृह प्रवेश होता है। संजना बेटा, आज से ये घर तुम्हारा भी है। अब इस घर को अपने प्यार से सजाना, सबका ध्यान रखना, और हाँ, किसी चीज की तकलीफ हो तो बेझिझक बता देना। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सबको खुश रखूं। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। खुश रहो बहू, हमें और क्या चाहिए। बस यही कि सब खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहे, घर में सुख शांति रहे, बस। जी पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब मिलकर रहेंगे। भाभी, आप मुझे ना रोज टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाना और हम दोनों खूब गप्पे मारा करेंगे। आप ही हो क्यों नहीं, हम गप्पे भी मारेंगे और साथ में गोलगप्पे खाने भी जाया करेंगे। अच्छा बहू, तुम बहुत थक गई होगी, जाकर थोड़ा आराम कर लो। अंकुश, बहू को कमरे में ले जा। जी मम्मी ठीक है, चलो संजना आराम कर लो। संजना अपने पति अंकुश के साथ आराम करने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह संजना तैयार होकर किचन में जाती है तो संजना को बहुत उबासियां आ रही थी। अरे भाभी, क्या बात है, आपको इतना आलस क्यों आ रहा है? बार बार उबासियां ले रही हो, नींद नहीं आई क्या रात को ठीक से? वो नई जगह है ना, इसलिए शायद ठीक से नींद नहीं आई। वो तो ठीक है भाभी, पर आज आलस आने से नहीं चलेगा। आज आपकी पहली रसोई है, कुछ अच्छा सा बना लीजिए और कुछ मीठा भी। मैं हलवा, मटर के पराठे और दम आलू बना लेती हूँ। अच्छा भाभी, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। यहाँ आसपास में गोलगप्पे मिलते हैं क्या?
तुम ले चलोगी मुझे गोलगप्पे खिलाने? अरे भाभी, सुबह सुबह गोलगप्पे कौन खाता है? यहाँ थोड़ी देर में पार्क है, वहाँ गोलगप्पे मिलते हैं। रविवार को भैया के साथ जाकर खा लेना। रविवार को? पर आज तो फ्राइडे ही है, अभी तो 2 दिन है रविवार आने में। 2 दिन बाद गोलगप्पे खाने को मिलेंगे, तब तक मैं गोलगप्पे खाए बिना कैसे रहूंगी? अरे भाभी, तो क्या हुआ? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे गोलगप्पे ना हुए आपकी दवा हो गई, खाए बिना आप बीमार हो जाओगी। नहीं नहीं पीहू, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ठीक है, 2 दिन बाद खा लूंगी गोलगप्पे। ये कहते कहते उदास होकर संजना जैसे गोलगप्पों के ख्यालों में खो गई थी। अच्छा भाभी, अब गोलगप्पों के ख्यालों से बाहर आइए और नाश्ता बना लीजिए, नहीं तो मम्मी आपकी क्लास लगा देंगी। पीहू हंसते हुए किचन से चली जाती है और संजना सबके लिए नाश्ता बनाती है। सब नाश्ता करते हैं और संजना को पहली रसोई का नेक भी देते हैं। पर संजना तो अब भी उदास थी, उसका तो जैसे किसी बात में मन ही नहीं लग रहा था। अंकुश को ये सब देखकर थोड़ी हैरानी तो होती है, पर फिर वो बिना कुछ कहे चुपचाप ऑफिस चला जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अंकुश और संजना भी कमरे में आते हैं। संजना को बेचैन देखकर अंकुश संजना से कहता है, संजना क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मुझे बता सकती हो। किसी ने कुछ कहा तुम्हें, या फिर कोई और बात है? सुबह से देख रहा हूं कुछ उदास लग रही हो। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप सो जाइए, मुझे नींद नहीं आ रही। वो नई जगह है ना, शायद इसलिए। नहीं, सच बताओ क्या बात है? मम्मी पापा की याद आ रही है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम इस शादी से खुश नहीं हो? सच सच बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? तुम किसी और से प्यार करती हो? हाँ, कोई है मेरी जिंदगी में जिसे मैं बहुत चाहती हूँ। जब तक पूरे दिन में एक बार वो ना मिल जाए, रातों की नींद और दिन का चैन सब खो जाता है। क्या? ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? पहले ही बता देती। इतना बड़ा धोखा किया मुझसे। मैं तो हमारी पहली मीटिंग में ही आपको सब बताने वाली थी, पर मम्मी ने रोक लिया। उन्होंने कहा अगर आपको पता चला तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। क्या मतलब? सासू माँ को भी पता था तुम्हारे इस प्यार के बारे में, और फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे और मेरे घर वालों से छिपाई? सॉरी अंकुश जी, मम्मी डर गई थी कि ये बात पता चली तो आप मुझे छोड़ देंगी। छोड़ तो मैं अभी भी दूंगा तुम्हें। जिससे इश्क है उसी के साथ जाकर रहो। अच्छा हुआ जो जल्दी पता लग गया। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा, फिर कर लेना अपने आशिक से शादी। क्या? गोलगप्पों से भला कौन शादी करता है? क्या? गोलगप्पे कहां से आए बीच में? गोलगप्पे से ही तो इश्क है मुझे। मेरा पहला प्यार तो गोलगप्पे ही है। जब तक गोलगप्पे ना खा लूं मुझे नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता। मतलब तुम अब तक गोलगप्पों की बात कर रही थी? हाँ, और क्या? आपने क्या सोचा? नहीं कुछ नहीं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे ये कैसी आदत हुई? चाय कॉफी की आदत सुनी है, पर गोलगप्पों की तो पहली बार सुन रहा हूं। गजब का इश्क है यार तुम्हारा। अंकुश संजना की बात सुनकर हंस पड़ा। देखिए अंकुश जी, मेरे गोलगप्पों पर हंसिए मत। दिस इज नॉट फेयर। मैंने कहा ना, मेरा बचपन का प्यार है गोलगप्पे। ओके बाबा, नहीं हंसूंगा। अब आज तो सो जाओ, कल मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला कर लाऊंगा, ठीक है? सच? पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। अब सो जाओ मेरी गोलगप्पा क्वीन। आज सपने में ही इश्क लड़ा लेना गोलगप्पों से, कल हकीकत में खिला दूंगा। अंकुश हंसते हुए वापस सो जाता है, पर संजना को बिना गोलगप्पों के नींद ही नहीं आती। वो तो बस बेड पर लेट जाती है और किसी तरह रात निकालती है। अगले दिन शाम को अंकुश कहता है, मम्मी मैं संजना को जरा बाहर घुमाने लेकर जा रहा हूँ, उसका मन थोड़ा उदास है ना, नई जगह है तो जरा मन लगाने में मुश्किल हो रही है। अरे बेटा, कल ही तो विदा होकर आई है, नई नई है, ऐसे में अभी घूमना अच्छा नहीं लगता। आस पड़ोस वाले बातें बनाएंगे ना। अरे शांति पड़ोस का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है, उनकी बातों पर क्या ध्यान देना। अंकुश का मन है तो ले जाने दो, दोनों थोड़ी देर घुमाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ मम्मी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तभी पीहू हंसते हुए कहती है, हाँ मम्मी, भैया भाभी जल्दी आ जाएंगे, बस पास वाले पार्क तक ही तो जाना है इनको। भैया भाभी को थोड़े गोलगप्पे भी खिला लाएंगे इसी बहाने। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे तो चुप कर, पीहू कुछ भी बोलती है। मम्मी ऐसे बस थोड़ी वॉक हो जाएगी, संजना को भी अच्छा लगेगा।
अच्छा भैया, तो मैं भी चलूं साथ में, मेरी भी वॉक हो जाएगी खट्टे पानी के साथ। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, एग्जाम्स है तेरे नेक्स्ट मंथ, एग्जाम के बाद कर लेना वॉक, फिर भाभी को वॉक पे तू ही ले जाना। ठीक है बेटा, जाओ तुम दोनों घुमाओ, पर जल्दी आ जाना। लोग नई बहू को लेकर 4 बातें बनाए, वो मुझे पसंद नहीं। संजना बेटा जा तैयार हो जा, और हाँ सर से पल्लू मत हटाना। हाँ जी मम्मी जी। थैंक यू मम्मी। संजना और अंकुश बाहर जाते हैं। अंकुश संजना को गोलगप्पे वाले के पास ले जाता है। भैया 2 प्लेट गोलगप्पे लगा दो। भैया थोड़े तीखे और चटपटे गोलगप्पे बनाना। हाँ मैडम जी, काहे परेशान हो रही हो? यहाँ पूरे मोहल्ले में हमरे जैसन गोलगप्पे कोई नहीं बनावत है। एक बार हमरे गोलगप्पे खा लेंगी तो बार बार यहाँ ही आने का मन करेगा। ई भैया तो जानत है। क्या भैया बता दे काहे नहीं भौजाई जी को, हमरे गोलगप्पे इस पूरे इलाके में फेमस हैं। हाँ संजना, हम तो यही गोलगप्पे खाते हैं हमेशा। पीहू को भी यहाँ के गोलगप्पे ही पसंद है। गोलगप्पे वाला संजना को गोलगप्पे देता है ना बेस्ट यहाँ के गोलगप्पे? मुझे तो पता है तुम्हें पसंद आए ही होंगे। ठीक है, इतने खास भी नहीं है। भैया गोलगप्पे में थोड़ा प्याज डालना और खटाई भी कम है। क्या बात करिए मैडम जी, पूरा मोहल्ला हमरे हाथ के गोलगप्पे चटकारे लेकर खाता है, और आप कह रही हैं खास नहीं है। हाँ खटाई बढ़ा देते हैं, पर प्याज नहीं रखते हम यहाँ। प्याज कौन खाता है गोलगप्पों में? ये क्या बात हुई? खाता होगा पूरा मोहल्ला तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे। मुझे नहीं पसंद आए। मेरे मायके के पास एक गोलगप्पे वाला भैया है, वो प्याज डालकर बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं, तुमसे तो कई गुना अच्छा। अरे तो मत खाइए हमारे हाथ के गोलगप्पे। जिन लोगों को हमारे हाथ के गोलगप्पों की कदर ना है, उनको हम काहे खिलाए भाई? जाइए आप उन्हें ही खाकर आइए जहाँ प्याज डाला जाता है गोलगप्पों में। हम तो नहीं करने वाले आपकी अतरंगी शौक पूरा। कल को आप गोलगप्पों में टमाटर डालने को बोलेंगी तो हम तो नहीं डाल सकत। संजना और गोलगप्पे वाले में बहस छिड़ जाती है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जाते हैं। अंकुश उनको शांत करने के लिए कहता है, अरे ठीक है संजना, जाने दो। वैसे भी ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है ना, तो शायद इसीलिए सब अलग अलग लग रहा है तुम्हें। और भैया तुम भी जाने दो, इनको प्याज पसंद है तो कह दिया, और इसलिए शायद अलग लग रहा है तुम्हारे गोलगप्पे। जाने दो ना। अंकुश संजना को लेकर घर आता है। संजना का मूड खराब देखकर शांति देवी पूछती है, अरे क्या हुआ, बहू का मूड क्यों ऑफ है? अच्छे भले तो गए थे, तुम दोनों पर आए हो तो बहू का मुंह लटका हुआ है। क्यों भाई, तुम दोनों की लड़ाई हो गई क्या? तुमने डांट तो नहीं दिया बहू को? अरे नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा इसे। ये तो गोलगप्पे वाले से लड़कर आ रही है। हैं? ये क्या बात हुई? कल की आई बहू बाहर लड़ाइयां भी करने लगी। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? आसपास तो सबने देखा ही होगा, क्या कहेंगे सब? नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस मुझे गोलगप्पे पसंद नहीं आया तो मैंने कह दिया हमारे यहाँ तुमसे अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। तो वो गोलगप्पे वाला ही झगड़ने लगा। अब आप ही बताइए मम्मी जी, मैं क्या उसकी बातें सुनकर चुपचाप चली आती? मैंने तो उसकी बातों का बस अच्छे से जवाब दिया। अरे गोलगप्पे पसंद नहीं आए तो नहीं खाती, तमाशा क्यों बनाया सबके सामने? आसपास सबने देखा होगा, क्या सोच रहे होंगे? कल ही बहू का गृह प्रवेश हुआ है और आज गोलगप्पे वाले से लड़ रही है। मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी के सुनने से या लोगों के सोचने से। अरे मैं कल आई हूं तो क्या अपनी पसंद के गोलगप्पे भी नहीं खा सकती? एक तो उसने गोलगप्पे में प्याज नहीं डाले, ऊपर से झगड़ता है। बड़े तेवर है उसके। क्या भाभी, पता नहीं क्यों आपको पसंद क्यों नहीं आए। वो तो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाता है। मुझे ले जाते तो मैं बनवा देती आपके टाइप के गोलगप्पे। तू तो रहने ही दे, तुझे तो बस मजे लेने हैं, और किसी की भी झड़प में बस अपनी रोटियां सेकनी है। संजना अपने कमरे में चली जाती है। रात के 1 बज गए हैं, घर में सब सो रहे हैं, पर संजना की आंखों में नींद नहीं है। वो बेचैन है। तभी अंकुश पानी पीने के लिए उठता है और संजना को जागते हुए देखकर पूछता है, क्या हुआ संजना, आज तो गोलगप्पे खाए थे ना? चाहे लड़ाई ही करके खाए, पर खाए तो थे, तो फिर आज नींद क्यों नहीं आ रही? हाँ खाए थे, पर उनमें प्याज कहाँ था? बिना प्याज के भी भला कोई गोलगप्पे होते हैं? मुझे तो प्याज वाले गोलगप्पे खाने हैं, तभी मुझे नींद आएगी। ये सुनकर अंकुश अपना सर पीट लेता है। हे भगवान, अब ये क्या बात हुई भला? प्याज वाले ही गोलगप्पे खाने से नींद आएगी, गोलगप्पे ना हुए नींद की दबा हो गई। अजीब हो तुम भी। आप नहीं समझेंगे, मुझे पता था। मैं कोशिश कर रही हूँ ना सोने की, पर प्याज वाले गोलगप्पे खाए बगैर मुझे दिन में चैन नहीं है ना रात में। हमारे यहाँ नहीं मिलते प्याज वाले गोलगप्पे, तो कैसे खिलाऊं तुम्हें? अब इसके लिए तो तुम्हें वापस मायके ही जाना पड़ेगा। अच्छा आइडिया दिया आपने, चलिए ना मेरे मायके चलते हैं, वहीं खा लूंगी प्याज वाले गोलगप्पे। हे भगवान,
मैं तो बस यूं ही कह रहा था और तुम सच में तैयार हो गई। अब आधी रात को कहां से लाऊं तुम्हारे प्याज वाले गोलगप्पे? मुझे नहीं पता, बस मुझे खाना है, कुछ भी कीजिए आप। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कल। अभी तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। ऐसा कहकर अंकुश सो जाता है। संजना भी लेट जाती है, पर नींद तो उसे प्याज के गोलगप्पे खाए बिना आने वाली नहीं थी। अगले दिन शाम को ऑफिस से लौटते टाइम अंकुश गोलगप्पे वाले के पास जाता है। अरे भैया, आप तो उस दिन नाराज ही हो गए, ऐसा थोड़ी ना चलता है। हम तो इतने सालों से आपके ही गोलगप्पे खा रहे हैं, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। कोई शिकायत की क्या कभी? भैया शिकायत तो हम भी नहीं कर रहे, पर आप भी बताओ, हमने कब प्याज डाला गोलगप्पे में? हमारे गोलगप्पे तो बिना प्याज के ही मजेदार लगते हैं, पर भुजाई जी को पता नहीं कहा गुस्सा आ गया था। देखो भैया, हम जानते हैं कि आपकी दुकान के गोलगप्पे सबसे बेस्ट हैं और प्याज डालना आपकी पॉलिसी में नहीं है, लेकिन यार बस सिर्फ मेरी बीवी के लिए गोलगप्पों में थोड़ा सा प्याज डाल दो ना प्लीज। ना भैया, ये ना ही हो सकता, हम प्याज नहीं डाल सकते भैया। पहली बात ये, प्याज बहुत ही महंगे हैं। दूसरी बात ये कि भुजाई जी को देखकर बाकी लोग भी प्याज मांगेंगे, हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। अंकुश उदास होकर घर आता है। पीहू दरवाजा खोलती है और अंकुश का उदास चेहरा देखकर पूछती है, अरे भैया, ये कैसी शक्ल बना रखी है, जैसे कि कहीं कोई लड़ाई हार कर आए हो। हाँ पीहू, तुमने सही कहा है, सही है। क्या बात है भैया, सही से बताओ, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ। अब क्या बताओ पीहू, तुम्हारी भाभी को प्याज वाले गोलगप्पे खाने, नहीं तो उसे नींद नहीं आ रही रात में, और हमारे यहाँ प्याज वाले गोलगप्पे मिलते नहीं। हैं? प्याज वाले गोलगप्पे? मैंने तो आज तक नहीं खाए। भाभी को कैसे लत लगी इन प्याज वाले गोलगप्पों की? तुम्हारी भाभी के मायके के पास प्याज वाले गोलगप्पे मिलते हैं, और संजना रोज वही गोलगप्पे खाती थी। अब उसे आदत हो गई है। ये प्याज वाले गोलगप्पे तो अब जान की आफत बन गई है। मुझे तो डर है इन प्याज वाले गोलगप्पों के चक्कर में मेरी अच्छी भली शादी ना टूट जाए। अरे तो भैया, चिंटू गोलगप्पे वाले से कहिए ना, भाभी के गोलगप्पों में प्याज डालकर खिला दे। वहीं से तो आ रहा हूँ। चिंटू से कहा प्याज वाले गोलगप्पे खिला दे, उसने साफ मना कर दिया। वैसे उसकी बात भी सही है, आजकल प्याज बहुत महंगे हो गए, और अगर एक को खिलाएगा तो बाकी लोग भी मांगेंगे। बात तो सही है, पर मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। क्या आइडिया है, जल्दी बताओ, मेरी शादी टूटने से बचा ले मेरी प्यारी बहना। भैया, आप घर से कटे हुए प्याज ले जाइए और भाभी के गोलगप्पों में डलवा कर खिला दीजिए, है ना बड़ी आइडिया? हाँ पीयू, ये आइडिया तो अच्छा है। मैं अभी संजना को लेकर जाता हूँ, क्या पता शायद बात बन जाए। ओके भैया, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, मेरी फीस तो दे देना, एक प्लेट गोलगप्पे मेरे लिए भी लेकर आना। हाँ बाबा, लेता आऊंगा। थैंक यू पीहू, थैंक यू। अंकुश कटे हुए प्याज की थैली हाथ में लेकर संजना के साथ चिंटू के पास पहुंचता है। अरे भैया, आप फिर आ गए। हम कह चुके हैं आपसे कि हम आपकी महारारू को प्याज वाले गोलगप्पे नहीं खिला पाएंगे। हाँ चिंटू भैया, लेकिन इस बार मैं फुल तैयारी से आया हूँ। देखो ये रहे कटे हुए प्याज, अब तो डाल दोगे ना इसे मेरी बीवी के गोलगप्पों में? भैया, ये क्या कर दिया आपने? हम बोले थे हमारी दुकान में प्याज नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अब तो प्याज भी साथ लाए हैं, तो तुम्हें खिलाने में क्या दिक्कत है? हाँ यार चिंटू, थोड़ा सा डाल दो ना बस, तुम्हारी दुकान की कसम। भैया, हमारी दुकान में ऐसे बहुत कस्टमर आते हैं जो प्याज नहीं खाते। अगर उन्होंने प्याज देख लिया तो गोलगप्पे छोड़कर भाग जाएंगे, फिर तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अरे ये भला कैसी बात हुई? कोई प्याज नहीं खाता तो बाकी भी ना खाए? मुझे तो बस अपने गोलगप्पों में प्याज चाहिए, बाकी सब जैसा है वैसा रहने दो। ना भौजाई जी, हमारी दुकान के नियम कानून ना ही टूट सकत। चलो ठीक है, 4 प्लेट गोलगप्पे पैक कर दो, हम घर जाकर खुद डाल लेंगे प्याज। ना बाबा, मुझे तो ठेले पर खड़े खड़े ही खाना है, जैसे असली गोलगप्पे खाए जाते हैं। भैया, हमको कोनो बहस नहीं चाहिए, हम अपनी दुकान पर प्याज वहाँ नहीं डालेंगे बस। रहने दो, मैं ऐसे गोलगप्पे नहीं खाती। चलिए अंकुश, यहाँ से चलते हैं। संजना गुस्से में वहां से चली जाती है और अंकुश बेचारा सिर पकड़ लेता है। अंकुश भी संजना के पीछे पीछे घर जाता है। क्या हुआ भैया? भाभी ने कुछ नहीं बताया? कुछ हुआ है क्या? अरे चिंटू ने प्याज वाले गोलगप्पे खिलाने से मना कर दिया और तुम्हारी भाभी का मूड फिर से ऑफ हो गया। ऐसा भी क्या नशा है प्याज के गोलगप्पों का कि पूरा घर सर पर उठा रखा है। अरे शादी से पहले क्यों नहीं कहा कि मैं प्याज के गोलगप्पों के बिना नहीं रह सकती? हम ये रिश्ता करते ही नहीं, रोज घर में गोलगप्पों को लेकर कलेश मचा रखा है। मम्मी, अब भाभी को कहाँ पता था कि यहाँ प्याज वाले गोलगप्पे नहीं मिलते?
मैं तो परेशान हो गया हूँ। ये तो प्याज के गोलगप्पों के लिए पानी बिना मछली के जैसे तड़प रही है। ऐसा ही रहा तो इसे इसके मायके छोड़कर आना पड़ेगा। अंकुश, जरा सोच के बोलो, बीवी है तुम्हारी और अभी नई नई आई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा? इसने तो आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। देखो तो सही, इसकी वजह से मेरा बेटा कितना परेशान है। अच्छा, अब शांत हो जाओ, इतना गुस्सा भी मत करो। थोड़ा वक्त दो बहू को, सब ठीक हो जाएगा। और संजना बेटा, तुम ऐसे परेशान मत हो, ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारे प्याज के गोलगप्पों का कोई हल जरूर निकलेगा। संजना चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो मुस्कुराते हुए सबसे कहती है, मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है, कल मैं सब ठीक कर दूंगी। कैसे ठीक होगा सब भाभी, कुछ तो बताइए। नहीं पीहू, बताकर नहीं, अब करके दिखाऊंगी। मैंने सबको बहुत परेशान किया है, अब मैं ही सब ठीक करूंगी। और हाँ, कल आप सबको भी बहुत मजा आएगा। रात हो चुकी थी, सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन संजना सुबह किचन में नाश्ता बना रही थी। आज वो बड़ी खुश थी। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तब संजना नाश्ता लगाती है और नाश्ता देखकर शांति देवी एकदम से चौंक जाती है। हाँ, सुबह सुबह गोलगप्पे? गोलगप्पे नहीं मम्मी जी, प्याज के गोलगप्पे। यहाँ मिलते नहीं है ना, और मेरी वजह से सब बड़ा परेशान हो रहे थे, तो मैंने YouTube से रेसिपी निकालकर घर पर ही प्याज के गोलगप्पे बना लिए। भाई वाह, मैंने कहा था ना, ठंडे दिमाग से सोचने से सोल्यूशन जरूर मिलेगा। पर बेटा, सुबह सुबह गोलगप्पे खाएंगे तो पेट बिगड़ जाएगा। टेंशन मत लीजिए पापा जी, मैंने सबके लिए पोहा भी बनाया है। जिसे गोलगप्पे नहीं खाने वो पोहा खा सकते हैं। मैं तो प्याज के गोलगप्पे ही खाऊंगी, जरा देखो तो कैसे लगते हैं। आज तो मैं भी गोलगप्पे ही खाऊंगा। हाँ, पर कल से संजना, तुम्हें खाना है तो खा सकती हो, पर मेरे लिए कुछ अलग लाइट सा बना देना। जी जरूर। संजना जी भर के प्याज के गोलगप्पे खाती है और फिर चैन की नींद सो जाती है। सभी घर वालों को भी प्याज के गोलगप्पे अच्छे लगते हैं और घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। ये कहानी शुरू होती है विमला निवास से। विमला जी के 2 बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। यूं तो बहू के आने के बाद विमला जी को पूरी तरह से फ्री हो जाना चाहिए था, पर विमला जी ऐसी सासों में से नहीं थी। वो तो आज भी जितना हो सके उतना काम करती थी। अरे आप उठ भी जाइए, 5 बज गए, मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना क्या? कभी अपने बेटों को भी मॉर्निंग वॉक के लिए उठा लिया करो, सो कर हाथी हो गया दोनों। अरे कभी बहुओं को ही नहीं उठाया तो बेटों को क्या ही उठाऊंगी। उनकी उम्र है, जीने दीजिए। और शादी को दिन ही कितने हुए हैं, देर से सोते होंगे बेचारे। अरे तो मैं कौन सा जल्दी सोता हूँ, 1 बजे तक तो तुम मुझसे लड़ाई करती रहती हो। अब आप ना सुबह सुबह बहस मत कीजिए, जल्दी से ट्रैक सूट पहनिए, हमें वॉक पर जाना है। वॉक से आते ही विमला घर पर झाड़ू लगाकर रसोई में जाती है और सभी के लिए चाय बना देती है। कुछ देर बाद मयंक और राहुल भी अपने कमरे से बाहर आते हैं। चारों मिलकर चाय बिस्किट का मजा लेते हैं और फिर अपनी आंखों को मसलती हुई घर की दोनों बहुएं अपने अपने कमरों से बाहर निकलती है। ये तो हमारे पतियों की गलती है। ये दोनों महाशय तो पहले ही कमरे से निकलकर मम्मी पापा के पास जाकर बैठ जाते हैं। वही ना, नींद अगर खुल भी गई थी तो हमारे उठने का इंतजार तो कर लेते। वही तो, अब बताओ सबको ये नोटिस होगा कि नहीं कि हम बहुएं होकर भी सबसे आखिर में उठती हैं। अभी तो मम्मी जी नोटिस नहीं कर रही है, पर हमारे घर जो आए दिन सुषमा आंटी आती है, कभी उन्होंने नोटिस कर लिया ना और मम्मी की नजर में इस बात को ला दिया, फिर तो जो काम मम्मी करती है वो भी करना छोड़ देंगी। ऐसा पत्थर भगवान को पता नहीं हमारे सरी क्यों मानना था, जरा भी अकल नहीं है दोनों में। और मुंह बनाकर शिल्पा और दीपा सभी के बीच आकर बैठ जाती हैं। चलो अच्छी बात है, सब उठ गए, अब चाय बनानी होगी। पर यहाँ तो झूठे कप के चाय पड़े, लगता है चाय बनाई है किसी ने। मैंने चाय बनाई है, जाओ ले लो। जी मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। अब किचन में जाकर चाय लो, ये नहीं कि कोई आकर हाथ में पकड़ा दे। चाय पीने के बाद शिल्पा और दीपा फ्रेश हो जाती है और रसोई में पहुंचती है। रोज का वही चूल्हा चौका, मेरा तो मन ही नहीं करता। वही ना, ये क्या बात हुई भला, हम भी तो अपना घर छोड़कर आए, इतना दुख हुआ होगा हमें। अब इतने दुख को लेकर कोई कैसे काम करे। मैं तो शादी के पहले ही ये इंडिपेंडेंट वुमन के कॉन्सेप्ट से परेशान थी। मुझे तो बहुत अमीर ससुराल चाहिए था, एक ऐसा पति जो नोट छापे और मैं उसके नोटों पर ऐश करूं। और वो यहाँ करने के लिए हमें धीरे धीरे ना ये रसोई के काम को छोड़ना होगा। जिस विमला निवास में
हमेशा नाश्ते में 2 सब्जियां बनती थी, वहां आज एक ही सब्जी बनी थी। खाने की प्लेट में एक सब्जी देखकर मयंक कहता है, नाश्ते में जितनी सब्जी खाई जाए उतना ही अच्छा होता है, और हमारे घर में तो हमेशा से 2-2 सब्जियां बनती आई है। फिर आज एक सब्जी क्यों बनाई तुमने दीपा? वो पता नहीं, आज ना मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी। ओह अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो कह दिया होता। आज हम बाहर नाश्ता कर लेते। आप बाहर खा लेते, पर मम्मी और पापा जी तो घर पर ही खाते ना भैया। जहाँ 2 रोटी बनती है वहां 2 और सही। हमें क्या, हमें तो काम करने से मतलब है। और इस तरह से काम से बचने के तरीके ढूंढना दीपा और शिल्पा शुरू कर देती हैं। दोपहर के वक्त कपड़े धोकर जब विमला जी बाहर आती है बाथरूम से, कपड़े धो दिए है बहू, अब जाकर छत पर सुखा देना। ये सुनते ही दीपा बोल पड़ती है, सुबह का पूरा नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ता है मम्मी जी, कुछ काम तो शिल्पा पर डालिए। ये सुनते ही शिल्पा तमतमाती हुई रसोई से बाहर आती है और दीपा को आंख मारते हुए कहती है, हाँ हाँ, सारा काम तो आप ही करती हैं, मैं तो कुछ करती नहीं ना। अब जब कुछ न करने का स्टैंप लग ही गया है तो अब मैं कुछ करूंगी भी नहीं। एक दिन का भी कोई उठवा कर दिखा दे मुझसे तो मेरा नाम शिल्पा नहीं। और इतनी सी बात पर दोनों इस तरह लड़ लेती हैं कि दोनों में से कोई भी खाना बनाने के लिए किचन में जाता ही नहीं, और फिर सभी की गैर मौजूदगी में दोनों आपस में बात करती हैं। कैसा दिमाग लगाया मैंने, सोचा भी था क्या तूने, कैसे डायरेक्ट हमें काम से बचने का इतना अच्छा मौका मिल जाएगा। अब इस लड़ाई के बहाने हम दोनों ही कम से कम छुट्टी तो पा सकते हैं। मान गए भाभी आपको, जिठानी हो तो आप जैसी वरना ना हो। और इस तरह काम से बचने के लिए और अपने शरीर को आराम देने के लिए शिल्पा और दीपा आए दिन किसी न किसी बात पर बहस करके बैठ जाती और एक दिन का तक नहीं उठाती। पर कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पहला 1 हफ्ता तो बहुत ही अच्छे से बीत जाता है, पर उसके बाद घर पर खाली बैठी बैठी दीपा और शिल्पा उबने लगती है। सारी मूवीज देख ली, स्कूल तक की सारी सहेलियों से फोन पर बात भी कर लिया, पर फिर भी ना कुछ खाली खाली सा लग रहा है। अरे वही हाल तो मेरा भी है। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना हम किटी पार्टी ज्वाइन कर ले, इसी बहाने घर से बाहर भी रहेंगे और मन भी लगा रहेगा। जो इंसान कोई काम ना कर रहा हो वो चुगली और बेकार की बहस के अलावा और करेगा भी क्या। एक दोपहर अपनी फ्रेंड के घर से शिल्पा बड़बड़ाते हुए अपने घर लौटती है। बाप रे बाप, के जमाना आ गया है। इतनी जोश में आई हो, क्या बात हो गई? वही तो, आ तो गई। किस्मत वाले हो तुम कि तुम्हें दिन भर में अपनी बीवी की 24 बार शक्ल देखने को मिल जाती है, वरना मेरी सहेलियों का क्या बताऊं। सुबह घर से निकलती है 10 बजे और रात को 2 बजे तक नहीं आती। अरे भाई, एक ही लाइफ है, यू ओनली लिव वंस, तो जी रही है। अरे कल नैना का डायमंड सेट नहीं देखा था क्या? 70 लाख का था, और एक हमारे पति है। वही तो, सबकी स्टोरीज देख देख कर परेशान हो गई हूं मैं। कोई यूरोप जा रहा है, कोई सिंगापुर, और हम ये बगल के रेस्टोरेंट में नान रोटी खाकर आ जाते। कभी किसी से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करनी चाहिए शिल्पा। जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती ना, वही ये ज्ञान देता है। तो ज्ञान मत दो मुझे, मैं जा रही हूँ कमरे में, और भूल कर भी ना मुझे आवाज मत देना। इतनी सी बात में इतना गुस्सा क्यों हो रही है बहू, जरा सांस ले ले। आजकल मैं देख रही हूँ जब देखो इस घर में किसी न किसी बात पर कलेश होता ही रहता है। मुझे तो इसका कारण तुम दोनों का खाली दिमाग लगता है। बेकार में अपनी ऐसी सहेलियों के साथ रहना ना बंद कर दो और किसी काम में लग जाओ। अगर घर का काम नहीं करना तो ऑफिस ज्वाइन कर लो। जैसे कि हमारे लिए ही सबने ऑफिस खोल रखा है मम्मी जी। इतना वक्त हो गया हमें पढ़ाई छोड़े, अब कहाँ कोई जवाब देगा। ये कहकर शिल्पा अपना पर्स वहीं सोफे पर छोड़कर कमरे में चली जाती है। अब आए दिन विमला निवास में या तो पार्टी होती या फिर हंगामा। एक शाम पार्टी के बाद विमला अपनी बहू के कमरे में आती है। ए भगवान, ये कमरे की क्या हालत बना रखी है बहू। मुझे तो लगा तू किटी पार्टी करके सिर्फ हॉल को गंदा कर रही है, पर तूने तो अपने कमरे की भी यही हालत कर रखी है। कौन खाना खाकर बिस्तर के नीचे ही प्लेट छोड़ देता है? और ये कपड़े, अरे भाई यहाँ क्यों है? कपबोर्ड क्यों रखा है कमरे में जब उसमें कपड़े रखने ही नहीं है? तो हद हो गई। मम्मी जी, यू ओनली लिव वंस। अब उस लाइफ को मैं कपड़े समेटने में खत्म कर दूं? वाह जी वाह, बहुत हो गया। पता नहीं क्यों मैं तुम दोनों बहुओं को लाई थी जब तुम लोगों को आराम ही करना था। बहू रहने जैसा कोई काम कभी नहीं किया तुम दोनों ने।
अब तो लगता है मुझे तीसरी बहू ही लानी होगी, वही निभाएगी मेरे बहू होने का फर्ज। तीसरी बहू? तीसरी बहू? तीसरी बहू? और अगली सुबह विमला ले आती है अपने घर अपनी तीसरी बहू, यानी कि घर की काम वाली लच्छो को। तो ये घर है? हाँ, अब से यही तेरा घर है, क्योंकि इस घर की बहुएं तो रसोई तक देखना नहीं चाहती। अब तुझे ही सब कुछ संभालना है लच्छो, तुझे जो ठीक लगे वही कर, कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। मेरे घर की चाबियां ये रही, अब हर कमरे में आ जा सकती है, मेरे कमरे में भी। काम वाली को चाबी देने की क्या जरूरत है मम्मी जी? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ज्यादा क्यों लग रहा है बहू? है, अगर तुझे ज्यादा लग रहा है तो इन चाबियों को तू संभाल ले, पर नहीं नहीं, यू ओनली लिव वंस। चाबियों को संभाल कर तू रखेगी तो लाइफ कैसे जी पाएगी? तो ये सब ना तू मेरी लच्छो पर छोड़ दे और तू आराम से जी बेटा। और यहाँ से विमला का गेम शुरू होता है। झाड़ू उठाकर सबसे पहले लच्छो शिल्पा के कमरे में जाती है। आयो रामा, इतना गंदा कमरा, इस कमरे से साफ तो मेरे घर का कूड़ादान है। अरे तुझे काम करने के लिए रखा गया है ना, कि मुंह चलाने के लिए? मुंह जरा कम चला और झाड़ू मारकर निकल यहाँ से। बढ़िया ही। अरे तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? हैं? बिस्तर के नीचे और रखो झूठे बर्तन, इसमें तो पहले से मक्खी लगेली है, तुम सबको बीमार करेगी, पर तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? तू तो घर पर खाती नहीं है ना, बाहर का खाती है ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था दीदी। अब प्लीज इन बर्तनों को हटा दीजिए, इससे तो कुछ नहीं होगा, पर मैं जरूर मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो घर पर ही खाता हूँ। अब इनका हाथ नहीं है, घर मेरे हाथ में आ गया भैया, अपना टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने देगी मैं किसी को। घर के सारे कमरों को साफ करने के बाद लच्छो जाती है रसोई में, और उसे रसोई में पहुंचे 2 मिनट भी नहीं होते कि पूरे घर में धुआं भर जाता है। हे भगवान, इसने तो खाने के साथ साथ अवन भी उड़ा दिया। ये ऐसी तीसरी बहू लेकर आई हैं आप मम्मी जी, ये करेगी हमारे पर राज। अरे तुझे पता भी है ये अवन कितने का है? ये अवन ब्रांडेड है, ब्रांडेड है नहीं था। वही तो, तूने था कर दिया, पूरे 35,000 रुपए का था। इसका मेटल किस दिख रही है? घर की फ्लोरिंग से मैचिंग वाला ढूंढ कर लेकर आए थे, अब कहां से मिलेगा ऐसा दूसरा अवन? अरे पर तुझे ढूंढना क्यों है दूसरा अवन? कौन सा तुझे रसोई में आना है? या तो रसोई में लच्छो आएगी या मैं, और हम दोनों को ना इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। अपनी सास की बात सुनकर शिल्पा चुप हो जाती है। शुरुआत में लच्छू को जरा दिक्कत तो आती है, पर वो घर का सारा काम अच्छी तरह समझ जाती है और पहले ही दिन से सब कुछ ऐसे संभाल लेती है जैसे कि वो विमला निवास में सदियों से रह रही हो। अगली सुबह जैसे ही लच्छू घर पहुंचती है, उसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। नहीं मिल रहा मुझे, राहुल कहाँ रख दिया है तुमने? अब मैं कैसे वो गाउन पहन कर जाऊंगी? आज किटी में ब्लैक गाउन पहनने का ही थीम था। अरे तुम्हारे पास वो वाला ब्लैक गाउन भी तो है ना, वो पहन लो। नहीं पहन सकती, ड्रेस की फोटो मैंने पहले ही ग्रुप में भेज दी है। नई ड्रेस थी राहुल, 4,500 रुपए की, ऊपर से मेरा प्रोटीन शेक भी नहीं मिल रहा। मुझे जिम जाना है, एक दिन भी जिम मिस हो गया ना तो पूरे शरीर की बैंड बच जाएगी, पूरे हफ्ते की मेहनत बेकार। यहाँ शिल्पा की प्रॉब्लम सॉल्व होती भी नहीं कि वहां दीपा के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मेरी वो रिंग कहाँ गई? इतनी मुश्किल से पैसे जोड़कर मैंने वो रिंग ली थी, अब किटी पार्टी में लोगों को क्या बताऊंगी? अरे तो मैं क्या करूं? एक तो उस रिंग के बारे में तुमने घर पर किसी को बताया नहीं था, अब मुझे क्या पता कि तुम सच में कल कोई रिंग खरीद कर लाई थी या नहीं। जब से तुम लोग घर पर बैठ गई हो, तुम लोगों का दिमाग बस कपड़े पहनने गहने पहनने में ही चलता है। अरे कभी खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में भी सोचो। तुम्हें अंदाजा भी है कि आज की किटी किसके घर में होने वाली थी? अरे मिसेस अग्रवाल के घर में। अगर मैं उनके घर जाऊंगी तो समझ में आ रहा है मेरा कितना क्लोज रिलेशन बन जाएगा उनके साथ। अरे यही तरीका होता है अपने सर्कल को बढ़ाने का, इससे कहते हैं असली सेल्फ डेवलपमेंट। 2 दिन बाद, मम्मी जी कहाँ हैं आप? लच्छो कहाँ हो? ये क्या है, क्या किया तूने इस कुर्ती का? नई कुर्ती थी, मैंने धोने डाली तो तूने इस पर रंग चढ़ा दिया। अरे इस घर में कपड़े धोने डालो तो वापस क्यों नहीं आते? कल मैंने अपनी साड़ी डाली थी तो उसका सिर्फ ब्लाउज धुलकर वापस आया, साड़ी पता नहीं कहाँ चली गई। लच्छो तो भाई ऐसी ही काम करती है,
जिसको दिक्कत है अपने हाथ खुद हिला ले। अरे तब हिला ही लेंगे। जैसी तेरी हरकतें हैं ना, तू चीजों को गायब कर रही है। ये चोरी वगैरह मैं समझ नहीं रही हूं क्या है? देख, अब से कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरे कमरे में आने की। घर की मालकिन ने बोला है कि सबके कमरों के अंदर घुस घुस कर मेरे को सफाई करने की है, ताकि कमरे गंदे ना रहे। और कमरों को तो आप ऐसे सड़ा गला छोड़ देती है जैसे कि नगर निगम वाले आपके कमरे से ही कचरा उठाकर ले आएंगे। मम्मी जी देखिए, मैं अपना कमरा खुद साफ कर लूंगी और अपने कपड़े खुद साफ करूंगी। कह दीजिए इसे कि मेरा कोई भी सामान ना छुए। अरे यही तो चाहती थी मैं बहू। विमला बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आखिर वही हो रहा था जो वो चाहती थी। घर के कामों में लगने के कारण अब दीपा और शिल्पा की चिड़चिड़ाहट जरा कम होने लगी थी। उनका ध्यान घर की ओर भी आने लगा था। घर के पर्दे ठीक करते करते शिल्पा रसोई में जाती है और वहां की दीवारों की हालत देखती है। ये दीवार, ये मेरे बर्तनों की क्या हालत कर दी है इसने। देखिए तो दीदी, ऐसे खाना बनता है क्या इतने सालों से? हम खाना बना रहे थे, आज तक हमारी दीवारों में एक बूंद तेल नहीं लगा। और ये देख, तूने तेल के कैसे धब्बे लगा दिए दीवारों पर कि उंगली लगाओ तो तेल सबूत बाहर आ जाएगा। तुम दोनों आज रसोई में आई हो बेटा। चलो, लगता है कुछ अलग होने वाला है आज। हाँ भी यही है पापा जी, इन्हें डांट लगाइए ना। अरे ना बाबा ना, इससे डांट लगाकर मुझे तेरी सास से 10 बातें सुननी है क्या? यही तो है बेचारी जो हम सबको खाना देती है, हमारे कपड़े धोती है, हमारा घर साफ करती है। हम इसे कैसे कुछ बोल सकते हैं? जब तक तुम दोनों घर संभाल रही थी, हमने कभी कुछ कहा था क्या तुम दोनों से? तो इसे कैसे बोल सकते हैं? हमारी बहू होने का फर्ज तो यही निभा रही है बेटा। सभी की बातें अब दीपा और शिल्पा को खटकने लगी थी। इस पर तड़का लगाने भगवान ने भी अच्छा इंतजाम कर रखा था। अब अगर दोस्ती का सर्कल बड़ा हो तो उसमें लड़ाइयां तो होनी ही थी। जब मिसेस अग्रवाल की किटी में शिल्पा और दीपा जाती हैं तो वहां मिसेस अग्रवाल के साथ उनकी बड़ी बुरी तरह इंसल्ट होती है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। इतनी फ्री है कि जब भी किटी रखो ये दोनों उठ कर आ जाती हैं। अरे डेट्स के बारे में इनसे कुछ मत पूछो, दे आर ऑलवेज फ्री। जैसे आप फ्री नहीं है मिसेस अग्रवाल। मैं क्या, यहाँ पर तुम दोनों के अलावा कोई भी फ्री नहीं है। कोई अपने बच्चों को संभाल कर आता है, कोई अपनी सास को, और कोई मेरी तरह बिजनेस को। पर तुम दोनों का क्या, आराम करती हो और फालतू की गॉसिप्स। ओ गॉड, मुझे तो ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए मैं तो जल्द से जल्द इस किटी ग्रुप को छोड़ने की सोच रही हूँ। दिस इज नॉट माई क्लास। मुझे तो ऐसी औरतें पसंद ही नहीं जो पतियों पर डिपेंडेंट हो, एक एक रुपये के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता हो। अरे भाई, मैं क्यों किसी से मांगू? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? वैसे तुम दोनों को देखकर ही लगता है कि तुम दोनों का नहीं होगा। ये सुनकर शिल्पा धीरे से दीपा से कहती है, देखो ना भाभी, कैसे बचर बचर बोली जा रही है गधी कहीं की। और ये बाकी सारी तितलियों को देखिए, 3 की है ना 33 की। जिधर वजन पड़ा उधर उलट गई। मम्मी जी ठीक ही कहती थी, ये लोग तुम्हारे काम कभी नहीं आएंगे। मैं ही पागल थी जो इनके साथ आकर अपना वक्त जाया करती थी। वही ना, इन लोगों के चक्कर में क्या पड़े कि हमारे यहाँ घर पर हमारी इज्जत जो बची कुची थी वो भी खत्म हो गई। वैसे इसकी एक बात मुझे ठीक लगी कि कम से कम मुझे अपने घर वालों के आगे हाथ तो नहीं पसारना पड़ता। और ये सबक लेकर दीपा और शिल्पा वापस अपने घर पहुंच जाती है और अपनी सास से कहती है, मैं ऑफिस में काम करना चाहती हूँ मम्मी जी, और मैं ना घर संभालना चाहती हूँ। ठीक ही कहा था, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आराम के चक्कर में हम तो अपना अस्तित्व ही खो बैठे थे। टू लिव वंस यू शुड वर्क डेली। मैं तो बस यही चाहती थी बहू कि तुम दोनों कुछ करो, चाहे कुछ भी करो, घर का काम, बाहर का काम, कोई बिजनेस, पर खाली मत बैठो। तुम दोनों को जो समझ आ रहा है वो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। अब ऊपर वाला ये नहीं देखता है कि आपका जीवन साथी शहर में है या गांव में। इसलिए कई बार लड़कियों को शादी के बाद गांव से शहर में और शहर से गांव के माहौल में ढलने में काफी समय लग जाता है। अब हमारी दिव्या इस चीज को कैसे हैंडल करती है, आइए देखते हैं। माँ, पता है आज एग्जाम का रिजल्ट आया है, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैं और मेरी सहेलियां सोच रहे हैं कि किसी अच्छी कंपनी में जॉब करेंगी। नहीं दिव्या, अब तुम ये पढ़ाई और जॉब सब छोड़ो और अपनी माँ के साथ रसोई के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दो। क्या हुआ पिताजी,
आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहनोई जी ने भेजा है और हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुके हैं, इसलिए अब से तुम घर के कामों में ध्यान दिया करो। जी मैं ये कह रही थी कि हमें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। अभी दिव्या की उम्र ही क्या है, अभी तो उसने अपना कॉलेज पूरा ही किया है। उसके भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। हम अगर 1-2 साल बाद, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। कितना खानदानी घर है और लक्ष्मी जी की कृपा तो जैसे उन पर बरसती ही रहती है। फिर भी मैं ये कह रही थी कि कह दिया ना मैंने, दिव्या का रिश्ता वहीं होगा। कल रामपुर गांव से लड़के वाले सगाई के लिए यहाँ आ जाएंगे। क्या? रामपुर गांव से? पिताजी अब मेरी शादी गांव में करवा रहे हैं? अरे गांव है तो क्या हुआ, अच्छे खासे रईस लोग हैं वो, तुम मांगोगी वो मिलेगा। गांव और शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पिताजी फिर भी मैं यहाँ बचपन से शहर में पली हूँ, मैं गांव में कैसे रह पाऊंगी? अरे वो कौन से गांव के देहाती लोग हैं? अरे दिव्या बहुत खानदानी लोग हैं, तुम्हारे ससुर जी की पूरे गांव में चलती है। बस अब तुम दोनों माँ बेटी और कुछ सवाल मत करो, कल वो लोग आएंगे और इसलिए दिव्या को अच्छे से तैयार कर देना। दिव्या को नहीं पता था कि कॉलेज से लौटते ही उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया जाएगा। उसकी माँ की कोशिशें भी काम नहीं आई और उसकी शादी रामपुर के गांव में कर दी गई। हालांकि उसके ससुराल वाले देहाती नहीं थे, लेकिन गांव में रहने के कारण उनका माहौल और आदत गांव से बाहर नहीं जा पाई थी। दिव्या एक काम करना, आज आटा पीस देना, फिर सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देना। आटा पीसना पड़ेगा? हाँ तो रोटियां कहाँ से बनेगी फिर? नहीं, हमारे घर तो आटा पीसा हुआ ही आता है ना, इसलिए। हाँ तो वो शहर है ना, वहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है, पर यहाँ गांव में अभी तक इतनी सुविधा नहीं आई, इसीलिए यहाँ तो घर में ही आटा पीस कर रोटियां बनानी पड़ेगी। जी ठीक है। जो चीज़ें शहरों में आसानी से मिल जाया करती थी, गांव में होने की वजह से उन चीज़ों का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसे गांव में रहने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हें गांव में रहने में, यहाँ के माहौल में ढलने में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी। हाँ वो तो है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊँ। तुम चिंता मत करो, थोड़ा वक्त लगेगा पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आपको यहाँ गांव में रहने में कुछ अजीब नहीं लगता? मेरा मतलब है कि यहाँ ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, ना अच्छा सा मार्केट है, ना कोई बड़ा अस्पताल, ना कोई ढंग का स्कूल। हमारा कारोबार यहाँ इतना फैला हुआ है कि हम कभी यहाँ से जाने की सोच ही नहीं सकते। हाँ अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो हम शहर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तुम जब से शादी करके आई हो ना, कहीं घूमने नहीं गई। एक काम करते हैं, कल फिल्म देखने चलते हैं, यहाँ गांव में एक थिएटर भी है। सच में? मुझे फिल्मों का बड़ा शौक है, मैं अक्सर अपनी सहेलियों के साथ जाती थी फिल्म देखने के लिए। ठीक है, तो तुम कल शाम को रेडी रहना, हम चलेंगे। दिव्या पहली बार गांव में फिल्म देखने जाने के लिए काफ़ी उत्साहित थी, पर उसकी जेठानी ये देखकर हंस रही थी। क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो, बस मैं ये सोचकर हंस रही हूँ कि तुम्हें थिएटर बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा, इतना अच्छा थिएटर बना हुआ है क्या यहाँ? अरे तुमने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा थिएटर नहीं देखा होगा। फिर तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। हाँ हाँ जाओ जाओ, दीपक भी बाहर से आ गया है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। दिव्या जब थिएटर में पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि आखिर उसकी जेठानी इतना क्यों हंस रही थी। गांव में वो एक ही थिएटर था जहाँ की कुर्सियाँ बिल्कुल टूटी फूटी थी और अंदर कुछ बकरियां भी बैठी हुई थी। ये है थिएटर? हाँ अब यहाँ तो यही है, पर तुम फिल्म देखो ना, बहुत अच्छी है। भगवान! वक्त के साथ दिव्या ने खुद को समझा लिया कि अब उसकी किस्मत यही है, और देखते ही देखते उसकी शादी को 2 साल भी हो चुके थे और अब सब लोग उस पर बच्चे को लेकर दबाव डालने लगे थे। दिव्या अब तो शादी को 2 साल हो गए, अब तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए। हाँ, जब मैं तुम्हारे जितनी थी तो मेरा तो दूसरा बेटा होने वाला था। जी माँ जी, हम भी सोच रहे हैं इस बारे में, पहले लेडी डॉक्टर से मशवरा कर लें और फिर
अरे इसमें डॉक्टरनी से क्या मशवरा करना, अब तुम दोनों ना ज्यादा मत सोचो। हाँ, और वैसे भी रामपुर में सब ऐसे ही करते हैं, ज्यादा कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। मैं सोच रही थी क्यों ना हम एक बार शहर जाकर दिखाएं। अरे दिव्या, तेरी जेठानी के दोनों बच्चे भी ऐसे ही हुए हैं, ज्यादा मत सोच, तू तो बस खुशखबरी सुना दे जल्दी से। दिव्या की सास और जेठानी ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन गांव में अच्छे डॉक्टर की कमी थी। इसके बावजूद भी दिव्या की सास और जेठानी ने उसे शहर नहीं जाने दिया। दिव्या ने भी अपने ससुराल वालों की बात मान ली और अब वो 4 महीने गर्भवती थी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि अब मैं शहर जाकर दिखाती हूँ, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे दिव्या बहू, तो फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, है ना? तो यहीं इस गांव में एक डॉक्टर नहीं है, उसे दिखा ला, ठीक है? मैं तो अब भी ये कह रही हूँ कि एक बार शहर के डॉक्टर को दिखा लाते हैं, सही रहेगा। अरे माँ और भाभी कह रहे हैं ना सब ठीक होगा तो ठीक ही होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये हमारा पहला बच्चा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी दिक्कत हो। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन भाभी और माँ का बहुत अनुभव है इन चीज़ों का। तुम परेशान मत हो, जैसा वो कहे बस करती जाओ। पर पहले का समय अलग था, अब समय बदल चुका है। तुम ना ज्यादा मत सोचो, हम कल इस गांव में एक डॉक्टर नहीं है, उसे दिखा लाएंगे। दिव्या को अपने होने वाले बच्चे की काफी चिंता थी, लेकिन उसके ससुराल वालों को ये चिंता बेफिजुल लग रही थी। गांव में जो डॉक्टरनी थी उसके पास ना तो नई तकनीक थी और ना ही अच्छी दवाइयाँ, फिर भी सबको ये चीज काफी नॉर्मल लग रही थी। दिव्या, तेरा आखिरी महीना शुरू होने वाला है, अब से ना ज्यादा काम झाड़ू पोछा शुरू कर दे, इससे डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाएगी। जी माँ जी, आपकी बात सही है, लेकिन अब ना मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं होती। मुझे बहुत थकावट भी लगती है और दर्द भी होता है। अरे यह सब तो होता रहता है, तू इन सब पर ध्यान मत दे, ले पोछा लगा ले, हमारी भी डिलीवरी ऐसे ही हुई है। अब तो आखिरी महीना शुरू हो गया, मैं सोच रही थी कि एक बार शहर के डॉक्टर को दिखाते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, शहर के डॉक्टर तो जब देखो ऑपरेशन की बात करते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तू बस जो जो हम कहते जाए वो करती जाना, ठीक है? जी ठीक है। दिव्या के आखिरी महीने में उसकी सास और उसकी जिठानी ने उसे घर का पोछा और झाड़ू बर्तन करने को कहा, जबकि उसकी हालत अब ये सब करने की नहीं थी। पर क्योंकि अब वो अनुभवी होने का दावा कर रही थी, तो दिव्या को उनकी बात माननी पड़ रही थी। बस अब तो वो यही चाहती थी कि उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। दिव्या जो एक शहर की रहने वाली लड़की थी, उसकी शादी उसके पिता एक गांव में करवा देते हैं। वैसे तो दिव्या के ससुराल वालों के पास काफ़ी सारा पैसा था और वो देहाती भी नहीं थे, लेकिन गांव में रहने की वजह से उसके ससुराल वालों की सोच अभी भी थोड़ी पुरानी थी। इसलिए जब दिव्या माँ बनने वाली थी, तब उसकी जेठानी और सास उस पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए दबाव बनाने लगे थे। दिव्या चल जल्दी से ये पोछा लगा दे, इससे डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। माँ जी, अब तो मुझसे ये सब नहीं होता, काफ़ी दर्द होने लगा है मुझे। अरे अभी तो काफ़ी वक्त बाकी है डिलीवरी में, तो ज़्यादा ध्यान मत दे दर्द पे, ये सब ना आखिरी महीनों में होता रहता है। हाँ हाँ, चल जल्दी से काम खत्म कर ले और फिर ये काढ़ा पी लेना, ठीक है? थक हार की दिव्या अपने कमरे में आराम करने आती है। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, सच में। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, माँ कह रही है कि डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, वो भी नॉर्मल। तुम्हें लगता है कि इस गांव में डिलीवरी की सुविधा है अच्छे से? अरे भाभी की डिलीवरी भी तो यहीं हुई थी। तब की बात अलग थी, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अरे कुछ भी नहीं होगा, माँ और भाभी है ना, वो तुम्हारा ख्याल रख लेंगी, चिंता मत करो। दिव्या दर्द में जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी और एक दिन अचानक उसे बहुत दर्द हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने सबकी नॉर्मल डिलीवरी ही करवा रही थी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा तकनीक थी नहीं और ना ही ऑपरेशन का ज़्यादा अनुभव था। इतनी देर क्यों लग रही है? डिलीवरी में कुछ दिक्कत है, पर हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। दिव्या की डिलीवरी में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए उसके बच्चे की मौत हो गई। क्योंकि गांव में कोई तकनीक मौजूद नहीं थी, इसलिए वक्त पे उसे शहर भी नहीं ले जा सके। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अब होने को कौन टाल सकता है बहू, हिम्मत रख।
हाँ, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा होगा। चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी झोली फिर से भर देंगे। मेरा बच्चा, क्यों किया भगवान, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? दिव्या का बच्चा उससे छीन चुका था, लेकिन उसके ससुराल में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था कि अगर दिव्या को शहर के अस्पताल ले गए होते तो शायद उसके बच्चे को बचाया जा सकता था। मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुमने और तुम्हारे घर वालों ने कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है दिव्या, अब जो होना था वो हो गया। मैंने कितनी बार माँ जी से कहा कि शहर में दिखाते, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। आज अगर हम शहर चले जाते तो हमारा बच्चा हमारे पास होता। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर अब होने को कौन टाल सकता है। ये होनी नहीं है, जिद थी तुम्हारे परिवार की, जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन मुझे पता है तुम अब भी अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं कहोगे। अब उनसे मैं क्या ही कह सकता हूँ, तुम अभी दुख में हो इसलिए ये सब बोल रही हो। थोड़ा आराम कर लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दिव्या को अपने बच्चे के जाने का बहुत दुख था और इस बात का गुस्सा भी कि उसके ससुराल वालों ने उसकी बात नहीं मानी थी। लेकिन इस हादसे के बाद दिव्या पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। दिव्या, अब काफ़ी वक्त हो गया है, अब दूसरे बच्चे के बारे में कब सोच रही हो तुम? माँ जी, पहले मैं शहर जाकर डॉक्टर से बात करूँगी, उसके बाद ही बच्चे की प्लानिंग करूँगी। अरे यह सब क्या चौचले है, अब इसमें डॉक्टर की क्या सलाह लेना? मैं कह रही हूँ ना, अब सही समय है, बच्चा कर लो। हाँ, और इसमें शहर जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, अब मैं कोई भी काम बिना डॉक्टर की इजाज़त के नहीं करूँगी। मैंने माँ को कह दिया है, उन्होंने शहर की एक अच्छी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले ली है। मैं आज ही जाकर दिखाऊंगी। अरे मैं कह रही हूँ ना बहू। नहीं माँ जी, इस बार मैं जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। ये पहली बार था जब दिव्या ने अपने लिए कोई स्टैंड लिया था, जिससे सास, ससुर और ससुराल वाले काफ़ी नाराज़ हो गए थे। ये मैंने क्या सुना, बहू शहर की डॉक्टरनी को दिखा रही है, इस सब की क्या ज़रूरत है? तू बहू को समझा और मना कर, गांव में अस्पताल है, वहीं दिखा दे। बाबूजी, पहले बच्चे को खोने के बाद अब वो डर सी गई है, इसलिए अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अरे अनहोनी तो सबके साथ होती रहती है। अब शहर में जाकर डॉक्टर को बच्चा पैदा होने तक दिखाएगी तो बार बार शहर जाना पड़ेगा। जी बाबूजी, बात करता हूँ दिव्या से। दिव्या, तुमने शहर में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली और मुझे बताया भी नहीं। इस बार मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहती। अरे पर माँ और बाबूजी तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इस बार मैं अपने बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और ना ही मैं इस बार किसी की बात को सुनूंगी। देखो, मुझे लगता है कि हमें गांव में ही दिखाना चाहिए। तुमने पिछली बार भी यही कहा था ना, और उसका नतीजा क्या हुआ, भुगत चुके हैं ना हम। मैं जानती हूँ तुम कभी अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाओगी, तो मैं अकेले ही सब कर लूँगी, चिंता मत करो। देखो, इस घर में कलेश हो सकता है, बात को समझो ना यार। मैं इस बार सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ और किसी के बारे में नहीं। दिव्या ने इस बार मन बना लिया था कि वो कुछ भी करके शहर में अपना इलाज करवाएगी। उसने जब शहर में डॉक्टर को दिखाया तो उसे पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। इस पर उसके ससुराल वाले तो खुश हुए, लेकिन उन्होंने फिर से वही गांव के अस्पताल में जाने की जिद शुरू कर दी। अब ये रोज़ रोज़ शहर में जाकर दिखाना अच्छा लगता है क्या? हमने भी तो यहीं बच्चे पैदा किया था। नहीं माँ जी, मैंने इस बार ठान लिया है कि मैं डिलीवरी शहर में ही करूँगी। इस बार मैं किसी की नहीं सुनने वाली। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें सब कुछ पता है, हमें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। और नहीं तो क्या, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं और यहीं गांव में ही रह रहे हैं। गांव से बार बार शहर आने जाने में कितना समय लगता है। अरे कौन जाएगा बार बार तुम्हारे साथ शहर, और कौन रुकेगा डिलीवरी के बाद तुम्हारे साथ वहाँ? इसलिए मैं कह रही हूँ शहर जाने का ख्याल छोड़ दो, हम गांव के अस्पताल में ही चलते हैं। नहीं माँ जी, आप सब समझ नहीं रहे। यहाँ गांव में कोई तकनीकी सुविधा नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो गई तो मेरे बच्चे की जान पे भी आ सकती है। अब ना तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो दिव्या। ये शहर के डॉक्टर्स ना बस डराने का काम करते हैं और ऑपरेशन कर देते हैं। तुम तो यहाँ गांव में रहो और नॉर्मल डिलीवरी ही करवाओ। पिछली बार भी आप दोनों की बात मैंने मान ली थी और क्या हुआ, अपना बच्चा खो दिया। पर इस बार नहीं।
ये तो कोई बात नहीं हुई दिव्या, तुम अपने ससुराल वालों की बात को यूं ना कार रही हो। माँ जी मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, बस ये नहीं। माँ जी इसकी जबान तो देखिए कितनी चल रही है, सारा दिन शहर शहर करती रहती है बस। मैं गांव के खिलाफ नहीं हूँ, पर क्योंकि यहाँ अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है इसलिए बस मैं शहर जाने की जिद कर रही हूँ। आप दोनों मेरी इतनी सी बात को समझ क्यों नहीं रही? दीपक अच्छा हुआ तू आ गया, और अब तू ही समझा अपनी बीवी को, बेफिजुल की जिद छोड़ दे। हाँ माँ भी समझाता हूँ। दिव्या छोड़ दो ना ये जिद। तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे सबको समझाना छोड़ दो, कोई नहीं समझने वाला यहाँ। एक काम करते हैं, हम दोनों शहर चलेंगे और हमारा बच्चा भी वहीं पैदा होगा। दीपक? हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ मैंने आज तक कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं किसी के भी खिलाफ जा सकता हूँ। ये तो क्या कह रहा है दीपक? जो सच है माँ वही कह रहा हूँ। हाँ थोड़ी देर हो गई कहने में, पर दिव्या की डिलीवरी शहर में ही होगी, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। मैं दिव्या और मेरे बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। दीपक ने इस बार दिव्या और अपने बच्चे को चुना और उनका साथ दिया। दिव्या के ससुराल वाले उन दोनों की इस बात से नाराज़ तो थे, लेकिन दिव्या के सपोर्ट से दिव्या ने अपने बच्चे को शहर के अस्पताल में जन्म दिया, जहां डिलीवरी में दिक्कत होने के बाद भी डॉक्टर्स ने बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया। हमें माफ़ कर दे दिव्या बहू, हम अपनी ज़िद में न जाने क्या करने जा रहे थे। हमें खुशी है कि तुम दोनों ने सही फैसला लिया, और आज देखो तुम्हारा बच्चा हम सबके साथ स्वस्थ है। कभी कभी अपने जीवन साथी का साथ ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ है तो आप कहीं भी रह सकते हैं, चाहे गांव हो या शहर।